नमस्कार बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को सार्थक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से सर्वनाम पाठ पढ़ाऊंगा। तो सर्वनाम पाठ जो है आप लोगों को इसकी पहली कक्षा में मैं शुरू किया था। तो इसकी पहली कक्षा में हम लोग सर्वनाम में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? हम लोग पढ़े थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह, वे आदि। ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक वाक्य बोलूँ, मैं आज विद्यालय जाऊँगा, या फिर हम आज बहुत खुश है, या आप कहाँ जा रहे हैं। हर एक में देखिए यहाँ पर जो है मैं या हम या आप जो है ये सबका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब हर वाक्य में संज्ञा का होना अनिवार्य है। और जब संज्ञा के स्थान पर जो सब प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये हम लोग पढ़े थे इसकी पहली कक्षा में। इसके साथ हम लोग और क्या पढ़े थे बच्चों? हम लोग पढ़े थे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के साधारण रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम के हम लोग 6 भेद पढ़े थे, जो इस प्रकार है। पहला भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद का नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा भेद का नाम है निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग ये पढ़े थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप आदि। ठीक है। तो अगर मैं शब्द कहूँ कि मैं सबसे अगर आप लोग को बोला जाए कि मैंने आपको उन पर इतना गुस्सा करते पहली बार देखा है, ये एक हो गया। उसके बाद मेरे कहने पर आप उन्हें क्षमा कर देते तो मुझे अच्छा लगता। तो इन सब में देख रहे हैं, या फिर मुझे शब्द का प्रयोग किया गया, या फिर मेरे शब्द का प्रयोग किया गया, या मैंने शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर देखिए, या फिर यहाँ पर जो वक्ता जो है वो बोलने वाला जो है वो खुद है, या फिर मैंने आप लोगों को जो उदाहरण दिया उसमें कोई दूसरा जो द्वितीय व्यक्ति है। प्रथम पुरुष जो है वो वक्ता खुद है, द्वितीय पुरुष जो है वो क्या है? वो सुनने वाला है, और तृतीय पुरुष जो है वो अन्य व्यक्ति है। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। साथ ही साथ ये भी पढ़ाया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये हम लोग इसकी पहली कक्षा में पढ़े थे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला जो भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें बोलने वाला जो है वो वक्ता खुद है। अर्थात यहाँ पर मैं, हम संबोधन को छोड़कर सभी कारकों में इनके रूप जो है वो प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं, हम इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब देखिएगा आप लोग वक्ता जो है वो मैं या हम शब्द का प्रयोग किया है तो वो आप लोग समझ जाइएगा कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। द्वितीय जो भेद है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें क्या है? उसमें सुनने वाला जो है वो क्या है? वो श्रोता है। ठीक है। वक्ता जो है, वक्ता जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो किसे बोल रहा है? जिसे बोल रहा है वो सुन रहा है, तो वो हो गया मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता। इसमें तुम, तू, आप इन सब शब्दों को प्रयोग किया जाता है। और तृतीय भेद जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसके बारे में बात किया जाता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। वो वक्ता जो है वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो मध्यम पुरुष से किसी और व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जो अन्य पुरुष है। वहाँ पर वह, वे इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
हमने आज दादाजी से पापा के बचपन की कहानियाँ सुनी। ये हो गया क्या, हम सब का प्रयोग किया गया। मैंने आप लोगों को कहा था मैं या हम सब का प्रयोग किया गया तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप भी थोड़ा समय दादाजी के पास बैठकर उनसे कहानी सुनाने के लिए कहे। आप सबका प्रयोग किया गया इस उदाहरण में, तो इसीलिए यह मध्यम पुरुष हो गया, और उनसे कहा गया इसलिए ये अन्य पुरुष हो गया। अब हम लोग आज की कक्षा में जो है हम लोग पाठ को आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग यहाँ तक हम लोग इसकी पहली कक्षा में पढ़े थे। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग जो है पाठ को आगे जो पढ़ेंगे वो मैं फिर से मैं आप लोगों को कह दे रहा हूँ कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के हम लोग 6 भेद हम लोग को पता है, ठीक है। जैसे पहला भेद जो है क्या पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद आज हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे जो है सार्थक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक खोलिए, हाथ में एक पेंसिल लीजिए, ताकि जो कठिन शब्दों के जो अर्थ है जब मैं आप लोगों को व्याख्या करूं, जब मैं आप लोगों को समझाऊं, वो आप लोग रेखांकित कर ले। और अच्छा होगा अगर आप लोग उसे कॉपी में लिख लें, तब आप लोग बाद में उसे पढ़िएगा। तो जब जहाँ दिक्कत होगा उसे पढ़ने से वो आप लोगों को क्या होगा, जो दिक्कत हो रहा है उसका समाधान आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहला जो है वो दूसरा जो भेद है उसका नाम है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर किसी वस्तु या बात के बारे में हम लोग निश्चित होते हैं, ठीक है, हम लोग एकदम कंफर्म होते हैं कि वो है ही, तो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण कहूँ तो यह, वह, ये, वे आदि। अगर इन्हें वाक्यों के रूप में कहा जाए तो वह इस प्रकार है, तनुज का छोटा भाई आया है। यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर हम निश्चय रूप से हम कह दे रहे कि तनुज का छोटा भाई आया है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह बहुत समझदार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग किया गया। मैंने आप लोगों को कहा था कि निश्चयवाचक शब्दों में क्या है, सर्वनाम में यहाँ पर यह, वह, ये, वे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग किया गया। निश्चित रूप से कह रहे हैं यह बहुत समझदार है, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। यहाँ पर देखिए वह शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हम लोग निश्चित रूप से कह रहे हैं कि किशोर बाजार गया था, परंतु क्या है, वो लौट आया है। तो यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो उपयुक्त वाक्यों में देखिए, यह, वह किसी व्यक्ति के निश्चित पूर्वक क्या है, बोध करवा रहा है, इसलिए यह क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, आगे जो तीसरा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम का ये विपरीत है, उल्टा है। निश्चितवाचक सर्वनाम में हम लोग निश्चित होते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु है ही, परंतु अनिश्चयवाचक में क्या है, हम लोग निश्चित नहीं होते, हम लोगों को संशय होता है कि शायद वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में
हमें एकदम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होने का ही बोध होता है। ठीक है बच्चों, सब निश्चितवाचक में मैंने क्या कहा, निश्चितवाचक सर्वनाम में हमें पता है कि वो वस्तु है ही, हम लोग निश्चित है, परंतु अनिश्चितवाचक सर्वनाम में हमें पता ही होता है कि वो वस्तु नहीं है, न होने का बोध होता है, इसलिए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जो सर्वनाम जो है किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर से ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जहाँ पर हम संकेत कर देते हैं कि वो व्यक्ति और वो वस्तु क्या है, वो अनिश्चित है या फिर अस्पष्ट है, इसलिए उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम में वस्तु या व्यक्ति का होने का बोध होता है, उसी का विपरीत बच्चों होता है, काफ़ी आसान है, इसमें नहीं होने का बोध होता है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है, कोई, कुछ, किसी आदि। तो वाक्य में इनका प्रयोग अगर हम लोग देखें तो मोहन आज कुछ तुमसे मिलने आया था। ठीक है, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अनिश्चय हैं। ठीक है, कोई शब्द का देखिए यहाँ पर उदाहरण में प्रयोग किया गया, मैंने आप लोग को अभी बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानेंगे, जब कोई, कुछ, किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, तो यहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए, पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया, हमें पता नहीं है क्या गिरा है, परंतु कुछ गिरा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पानी में कुछ गिर गया, ये शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर कोई या फिर कुछ, ये जो है व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित होने का बोध करता है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। काफ़ी आसान है बच्चों। और आखिरी जो भेद हम लोग आज पढ़ेंगे आज की कक्षा में, वो पढ़ेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का ज्ञात हो उसे, और या फिर तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का ज्ञात हो, या फिर दूसरे शब्द जो है वो वाक्यों को, दो शब्दों को वो जोड़ते हैं, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे जो सर्वनाम वाक्य में प्रयोग किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। काफ़ी आसान है। जैसे वाक्यों में इनका प्रयोग अगर हम लोग करें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, काफ़ी जो है प्रसिद्ध उक्ति है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर देखिए जैसा वैसा सब सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है बच्चों, तो इसीलिए ये संबंधवाचक के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर जैसे का भी प्रयोग किया गया, वैसा का भी प्रयोग किया गया। दूसरा उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर देखिए जिसकी का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस वाक्य में उदाहरण में मैंने क्या बताया था, जिसकी में, जिसकी का यहाँ पर जिसकी हो या फिर जो हो, सो हो, जैसा हो, वैसा हो, ये संबंधवाचक सर्वनाम पहचानने का ये सब जो है आसान तरीका है। सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए जिसकी का भी जो है प्रयोग किया गया है, जिसकी, और क्या है यहाँ पर जिसकी के साथ साथ उसकी का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसीलिए ये क्या हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसे रखा गया। उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ जो है, ये क्या है, जिसकी के साथ सदैव रहता है। अतः ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। काफ़ी आसान है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग क्या पढ़े, आज की कक्षा में हम लोग पुनरावृत्ति के रूप में हम लोग सर्वनाम किसे कहते हैं वो हम लोग जाने, साथ ही साथ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं वो हम लोग जाने।
और उसका पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो हम लोग पढ़े। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्य, अन्य, यह हम लोग जाने उदाहरण से, परिभाषा और उदाहरण से। और आज की कक्षा में जो है हम लोग जाने निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण। तो इसके बाद वाले कक्षा में जो है हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम सहित जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में आप लोग को जो पढ़ाया गया, आशा करता हूँ कि आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।